Hello dear students, welcome to all of you. Good evening to all of you. So स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है वीबीटी। वीबीटी मतलब क्या होता है भैया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए मज़ेदार क्यों है? पहली बात ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इस बात के लिए क्योंकि अगर हम बात करें जेईई एग्ज़ाम की तो जो हमारा जनवरी वाला शिफ्ट हुआ था उसमें हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट इसका एक क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक पढ़ने से आपको पूरे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए इस टॉपिक की खास बात क्या है। पहली बात आपका इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, थ्योरी वाला टॉपिक है। नाम देखिए क्या है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वीबीटी। पहले ये समझिए कि इसको पढ़ना क्यों पड़ा। जैसे कि हमें पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम 3 थ्योरी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी था हमारा वर्नर थ्योरी, सेकेंड थ्योरी है हमारा वीबीटी और थर्ड थ्योरी होता है हमारा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो वर्नर थ्योरी था उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकेप करते कि हुआ क्या था वर्नर थ्योरी में। वर्नर नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। अब डिस्क्राइब तो किया बट वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाया, जैसे कि उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। तो इसके बिना हम जो भी कॉम्प्लेक्स होता है ना उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में वीबीटी ने बताया कि भैया जो आप लिगेंड और मेटल है कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो उनके बीच कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड के बारे में जो वर्नर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसको वीबीटी ने एक्सप्लेन किया। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताया। मतलब टोटली हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स की स्टडी के बारे में कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं वीबीटी क्या होता है। तो बेसिकली वीबीटी में फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो आप एक मेटल ले रहे हो तो मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है भैया कि जो मेटल होता है कि आपने कॉम्प्लेक्स लिया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए आपको एक मेटल का रिक्वायरमेंट होगा और एक लिगेंड का रिक्वायरमेंट होगा। तो जो मेटल होता है ना उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू VBT metal have vacant orbital, ठीक है। अब मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होता है इसको अब समझते हैं। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स है, देखिए इस पॉइंट में समझते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है। सपोज आपने एक मेटल लिया है, आपने एक लिगेंड लिया है, राइट। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा ना। अब देखिए हम बेसिक में जैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। वहीं हम जब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दोनों तरफ जैसे मेटल है और आपका दूसरा लिगेंड है तो दोनों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। वहीं हम थर्ड बॉन्ड पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहां पे क्या होता है कि एक एटम, जैसे सपोज करो मेटल और लिगेंड है, इनमें से एक एटम तो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और दूसरा उससे इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब टोटल हम बोल सकते हैं कि वन डायरेक्शन बॉन्ड होता है जिसमें ओनली एक एटम ही दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो बेसिकली यहां पे वही होता है। देखिए मेटल के पास हमने क्या बोला भैया, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, राइट। अब लिगेंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होती है हमारी इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज इसका मतलब क्या है, इसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को शेयर कर सकता है ना। अब आप ही बताइए कि अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड शेयर कर रहा है वो कहाँ रखेगा। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पे शेयर करेगा तो मेटल उन वैकेंट ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा या फिर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते तो फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाता, फिर इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाती और हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी हम नहीं कर सकते थे। गॉट इट माई पॉइंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि जो मेटल होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्यों चाहिए होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो ये कोऑर्डिनेशन जो वीबीटी थी उसने बेसिकली ना इनके बीच की बॉन्डिंग को समझाया। अब हमने इस पॉइंट में समझाया कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट था तो
तो वीबीटी ने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो आप मेटल और लिगेंड, उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है। तो सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, वीबीटी एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, ठीक, देखो मेटल लिया आपने और आपने एक लिगेंड लिया। ठीक, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि मेटल के पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। मेटल के पास हमारे हो गए वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और जो हमारा लिगेंड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रीच होता है। ठीक है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर करेगा। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था 3 टाइप की बॉन्डिंग, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। मतलब अगर लिगेंड शेयर कर रहा है मेटल को, तो मेटल भी लिगेंड को शेयर करेगा। अगर इस टाइप की बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो लिगेंड है वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसफर कर रहा है या शेयर कर रहा है, वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में कर रहा है। अब जब मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो क्या ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिगेंड के साथ शेयर करेगा? अरे भैया देखो ना, ऐसे समझो, एक रिच पर्सन होता है और एक भिखारी होता है। ठीक है, अब रिच पर्सन ही तो जो अपने वो मनी होती है उसको डोनेट करेगा ना, तो भिखारी ऑलरेडी कहां से करेगा, उसके पास तो पहले से कमी होती है। तो यहां पे ऐसे समझिए कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन से क्या किया, इसने लिगेंड से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ओनली एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो इनके बीच में जो बनने वाली बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो लिगेंड क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज है तो इसे हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं लुईस बेस। और जो मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तब डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका लुईस एसिड। क्लियर, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कॉम्प्लेक्स देके कि मेटल है और लिगेंड, उनमें से लुईस एसिड और लुईस बेस को आइडेंटिफाई कीजिए, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो हमारा लुईस एसिड, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज है, तो वो क्या हुआ हमारा लुईस बेस। क्लियर, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा मेटल है वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट हमारा वीबीटी एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है भैया, हमारा बॉन्ड पाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। वीबीटी explain the structure of VBT explain the structure of coordination complex with the help of hybridization। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी हम 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े, हमने काफी डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, जैसे sp हो गया, sp2 है, sp3 है, dsp2 है। बट हमें बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट होगा हमारा sp होगा, सेकेंड हमारा sp3 होगा, नेक्स्ट हमारा dsp2 होगा, और फिर होगा हमारा sp3d2 या d2sp3। बेसिकली यही हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो काफी डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा,
देखो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस केस में उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी आपकी लीनियर। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, काफी फेमस एग्जांपल है AgNH3 का ट्वाइस +1। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है भैया, इसकी लीनियर होती है। सेकंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसका sp। थर्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 2। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका मेटल यूज किया आपने Ag, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा NH3 होता है वो कैसा होता है भैया, वो होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे Ag पे चार्ज कितना है +1, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से काफी क्वेश्चंस आए हुए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में ना 2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3, ठीक है, और सेकंड होगा आपका dsp2। क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री होगी आपकी td का मतलब है टेट्राहेड्रल। देखो td मतलब टेट्राहेड्रल से, मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है वो इस sp3 और dsp2 के केस में। और स्पेशली जो टेट्राहेड्रल है ना, काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उसने लगातार 4 से 5 बार। एडवांस की बात कर रहे हैं, तो जब एडवांस पूछ सकता है तो नीट और जेई कौन सी बड़ी बात है, वहाँ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो dsp2, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो उस केस में उसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होगी भैया, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं NiCl का होल 2 नेगेटिव, और स्क्वायर प्लेनर के केस में आप एग्जांपल ले सकते हैं निकल साइनाइड का होल 4-2। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों ने लिगेंड अच्छे से पढ़ा होगा वो डिफरेंस समझ गए होंगे कि कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा। थोड़ा सा देखो लिगेंड का ही खेल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे साइनाइड है। अब किस केस में टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या किस केस में dsp2 होकर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होगा आपका sp3d2 और सेकेंड होगा आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो इस केस में यहाँ पे जब हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, फर्स्ट था हमारा sp3 के केस में उसकी ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसकी ज्योमेट्री क्या हुई, स्क्वायर प्लेनर। मतलब यहाँ पे दोनों केसेस में ज्योमेट्री चेंज हो रही है। बट अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, फिर चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन लो sp3d2 या आप हाइब्रिडाइजेशन लो d2sp3, दोनों के केस में ज्योमेट्री सेम होगी। दोनों के केस में इनकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होगी भैया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें, अगर d2sp3 ले रहे हो तो d2sp3 के केस में इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास FeH2O का होल 6+2 ले लीजिए। ठीक है, और अगर इसका देखेंगे आप d2sp3 का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा FeCN का होल 6-2। ठीक है, तो इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3 और इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब किस केस में sp3d2 होगा, किस केस में d2sp3 होगा, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। ये डिस्कस करने के पहले हमें थोड़ा लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं और बेसिकली जो वीबीटी में हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से लिगेंड हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसको समझने के पहले कि कब sp3d2 होगा या कब d2sp3 होगा, इसके पहले हम समझते हैं कि जो लिगेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो कितने डिफरेंट टाइप के हैं जो हमें वीबीटी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है
टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड। देखिए लिगेंड काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उतने हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बेसिकली अगर हम वीबीटी की बात करें तो दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड यूज करते हैं। फर्स्ट होगा आपका SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सेकेंड होगा आपका WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट लिगेंड है एक होगा आपका SFL। SFL का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, गॉट इट। और सेकेंड होगा आपका WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब ध्यान से दीजिएगा वो कंसेप्ट जो हम पहले डिस्कस किए थे, कौन सा वाला, कि इस केस में sp3d2 है, इस केस में d2sp3 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में कब sp3 होगा कब dsp2 होगा, वो कंसेप्ट यहीं से आया है। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको हम एक वर्ड और है उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसको हम वीक फील्ड लिगेंड को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर? ओके, देखिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फील करते हो किसी ऑर्बिटल में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। ठीक, वहीं अगर मैं वीक फील्ड की बात करूं तो जब हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने सपोज करो आपने एक D4 कॉम्प्लेक्स का ऑर्बिटल लिया तो ये आपका D ब्लॉक 5 ऑर्बिटल होता है। अगर हम बात करें इस केस में अगर आपने SFL लिया मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। मतलब पेयरिंग कैसे होती है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं आपने वीक फील्ड का केस लिया है D4 में तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर? 1 2 3 4 डिफरेंस दिख रहा है? क्लियर? यहाँ पे 3 ब्लॉक खाली है लेकिन यहाँ पे ओनली एक ही ब्लॉक खाली है। तो ये चीजें यहाँ पे ये SFL के केस में होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है, लेकिन जब वीक फील्ड लेते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। लेकिन वीक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है तो उस केस में इसका इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है। इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर ये इनर डी ऑर्बिटल होता क्या है, देखिए पहले इसमें देख लेते हैं। और इस केस में यहाँ पे आपका आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए आउटर और इनर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था। एक था आपका sp3d2, एक है आपका d2sp3। तो जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो इसमें d ऑर्बिटल ऑलवेज आउटर होगा। कौन सा होगा भैया, आउटर होगा। क्यों होता है अभी इसको हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तब समझते हैं कि कब इनर होगा कब आउटर होगा। लेकिन अगर आपका d2sp3 होता है तो उसमें इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। कौन सा पार्टिसिपेट करता है, इनर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ से इनर आउटर का पता लगा तो आप बोल सकते हो ना सर इनर किस में आ रहा है, इनर डी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अगर इनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अगर इनर है तो इनर किसका है, d2sp3 का। तो ये किस केस में होगा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। और वीक फील्ड के केस में कौन पार्टिसिपेट करता है, आउटर। मतलब उस केस में क्या होना चाहिए आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए। ये होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर है। आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं साइनाइड हो सकता है, CO हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप इसकी बात करेंगे, इसमें मोस्टली हेलोजेंस आते हैं,
हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया, प्लस वाटर। ये आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि क्या होता है। पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। दो हाइड्रेशन था हमारा sp3 और dsp2। देखो हमने आगे कौन सा एग्जांपल लिया हुआ है, आई थिंक हमने आगे यही लिया था। एक था हमारा NiCl का होल 4 -2 और एक था हमारा साइनाइड वाला। पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जो आपका मेटल है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये आपको आता होगा, फिर भी देख लीजिए। निकल हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम x कंसिडर करते हैं, प्लस क्लोरीन कितना है यहाँ पे 4, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है भैया -1, टोटल चार्ज कितना है -2। तो इसको जब सोल्व करोगे तो x -4 इक्वल टू -2, 4 उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2। मतलब जो निकल मेटल है उस पर चार्ज कितना है आपका +2 चार्ज। तो अगर हम निकल का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है 28 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, ऑर्गन 3d8 4s2, ठीक है। अब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया, +2 है ना, Ni+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, ऑर्गन 3d8, राइट। अब d8 की बारी आई। देखो वीक फील्ड में मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन फुलफिल कैसे करते हैं। क्लोरीन हमारा क्या होता है, क्लोरीन हमारा WFN मतलब वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलो फिल करते हैं। ये हमारा हो गया 3d ऑर्बिटल, सेकेंड आएगा हमारा 4s ऑर्बिटल, नेक्स्ट आएगा हमारा 4p ऑर्बिटल। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कितना है d8, 8 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कैसे हमारा WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखो छठा इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ, 7वां और 8वां, ठीक है। अगर वहीं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाता, उस केस में ये वाला ब्लॉक खाली रहता। अब बताओ ये d ऑर्बिटल क्या आपको खाली दिख रहा है, सारे ऑर्बिटल में भले एक ही इलेक्ट्रॉन हो लेकिन इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना। तो उस केस में ये जो क्लोरीन है, क्या ये क्लोरीन d ऑर्बिटल में जा सकता है? जब ये खाली ही नहीं है तो कहाँ से जाएगा? तो फिर क्लोरीन कहाँ जाएगा, एक जाएगा आपके 4s ऑर्बिटल में, एक होगा आपके p में, बाकी p में। मतलब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक आपका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भैया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, TD टेट्राहेड्रल। गॉट इट, क्लियर, समझ आया? जो आगे हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में, इस वाले केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, उसको हमने प्रूव भी कर दिया। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब लेते हैं हम NiCN का होल 4 -2। सबसे पहली बात CN क्या है, साइनाइड। दिस इज SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी पेयरिंग। अब देखो ना यार, वापस हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो x प्लस 4 साइनाइड है, साइनाइड पे चार्ज -1 इक्वल टू -2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2। तो वापस Ni पे कितना चार्ज है, निकल +2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हमने, देखो कहाँ गया, निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये ऑर्गन 3d8। तो लिख दीजिए यहाँ पे ऑर्गन 3d8। वापस d8 आया, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे था आपका वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। d8 है, पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 3d ऑर्बिटल में,
फिर कौन सा आएगा हमारा 4s देन 4p, ठीक है। ये आपका हो गया 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, ठीक है। D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन फील किया था, क्या d ऑर्बिटल खाली था? एक भी d ऑर्बिटल में एक भी ब्लॉक खाली था? नहीं था ना। लेकिन जब इसका केस देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है, मतलब यहाँ पे अभी क्लोरीन आने की पॉसिबिलिटी है। तो D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में 4 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन कहाँ जाएगा? यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे और चौथा हो गया यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट किया? आपका एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा dsp2। क्लियर? dsp2 है तो मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? दिस इज स्क्वायर प्लेनर। गॉट इट? समझ आया क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में dsp2 होता है? क्योंकि पेयरिंग हो रही है। dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर है। और अगर हम बात करें sp3 के केस में, sp3 किस केस में होता है? जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन s और p में जाते हैं। तो उस केस में आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर आपके पास लिगेंड वीक फील्ड है तो वीक फील्ड के केस में भैया निकालना ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आप बात करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो उस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D8 ही होगा, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। उस केस में d ऑर्बिटल खाली है तो आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर है, तो याद रखना sp3 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp3, देन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2 एंड उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। थैंक यू।